मुझे नहीं पता, यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपने जीवन में अलग अलग बिजनेस के उतार चढ़ावों को एक्सपोजर करने का अवसर मिला है। अगर मैं अपने गोल्डन दिनों में वापस जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एमबीए स्टूडेंट या किसी बिजनेसमैन को इतना एक्सपोजर मिला हो, और मुझे प्रेजेंटिक एक्सपोजर मिला है। मुझे लगता है कि यह फिर से गलत सूचना। मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, मैं इस आईपॉड को हटाना चाहता हूँ। इसको लेकर मैं पहले दिन से काफ़ी सचेत हूँ कि हमारे नॉन पेमेंट की वजह से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। विशेष रूप से किसी भी बैंक या व्यक्ति को हर्षद मेहता के अकाउंट के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें बैंकों को कॉल करने में अफेयर्स डाले। मैंने अफेयर्स डाले आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री को पत्र लिखने में, जिस तरह से हम देखते हैं। यह सबसे अनूठा मामला होगा कि एक तरफ तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा बकाया है और दूसरी तरफ इसके लिए कोई क्लेम नहीं आता। यहाँ तक कस्टोडियन के पास भी हर्षद मेहता के खिलाफ एक भी क्लेम नहीं आया है। इसलिए मैं पूछता हूँ केस क्या है? प्रश्न क्या है? यह एनएचबी फाइटिंग विद गिरनल्स और स्टेट बैंक फाइटिंग विद एनएचबी एंड गिरनल्स। मैं बोलता हूँ, अरे बाबा, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं यहाँ हूँ। मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। आप इस पर काम करें और अपने किसी व्यक्ति को अधिकृत करें। चलो साथ बैठते हैं। उनका जवाब आया कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं। यह जवाब चौंकाने वाला था। मैं अधिक चिंतित था, विषय शायद कुछ करोड़ों का था और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सकारात्मक को नकारात्मक बना रहा था। हमारे पास पहले से दो व्यू थे, जहां एक तरफ मेरे महत्वाकांक्षी प्लान थे और वही दूसरी ओर मेरा परिवार हमेशा बोलता है कि ये सब क्या है और क्यों है। और इस केस ने उनको ये बोलने का एक कारण भी दे दिया था। लेकिन मेरा मानना था कि यह एक मौका है आपदा को अवसर में बदलने का। मैं अपने व्यू के फेवर में कुछ पॉइंट बोलता और मेरा परिवार कुछ और पॉइंट। हम इसका समाधान नहीं निकाल सके। हमने जीपीसी को एक पत्र लिखा। मुझे लगता है कि जीपीसी एक ऐसा फोरम है जो हो रहे भेदभाव पर कार्यवाही कर सकता है। पहला भेदभाव यह है कि किसी भी केस में पूरा परिवार अफेक्ट नहीं हुआ है। वस्तुतः आज मैं बिना किसी संपत्ति धन के रह गया हूँ। यहाँ तक कि मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए भी, जो मैंने ऑपरेशन के खर्च के लिए 30,000 की मंजूरी का अनुरोध किया था, उसके लिए भी मुझे मना कर दिया गया था। और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ जितने भी केस दर्ज कराए गए हैं, जहां हर केस के लिए एक एफआईआर होती हैं, लेकिन मेरे केस में 7-7 एफआईआर दर्ज हुई जो कि अलग अलग एजेंसी द्वारा की गई। मेरे मेंबरशिप के केस में ना सिर्फ मेरी मेंबरशिप बल्कि मेरी वाइफ की मेंबरशिप, मेरे भाई की मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पीछे बहुत सारी एजेंसी लगा दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर ह्यूज रिडिक्रूज 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। इसने मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया, जिसके ऊपर हाईएस्ट इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है। यहाँ मुझे सोचने की ज़रूरत थी। यह कोई एक केस नहीं है। अगर एक केस या एक एरिया का केस होता तो इससे बाहर आने की संभावना रहती। They have got scot-free, but I will say this way that I am being penalized more than what I should. Time to get back to normal, because in this 111 days
it happened so many times. Every time when I was going to the court, I was just under impression that कि भाई आज छूट जाऊंगा या अगले तारीख को छूट जाऊंगा. And it was even Justice Waryava once mentioned it was 30th June. पर हर वक्त यही आता गया, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है. Something coming up again. And at one point of time, there were 2 or 3 agencies waiting to pounce on me as if I was something, a commodity, very scarce commodity. So that made me lately to feel that as if I am going to take quite a long time before coming out. And the day when I heard his verdict, Justice Dudat verdict, I was not ready to believe it. I asked my lawyer, "Are you sure? Is there anybody waiting or anything else is hanging?" Because again, after his verdict, it took 1 day for Vaikala jail to release me. They were also not sure what to do. They were so much habitual of me, they was not one. मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं बुकीज़ को नहीं चाहता, मुझे फिर से बैक मत दो. इतना स्विंग बहुत है, ऊपर से नीचे और फिर से वापस. मैं यह नहीं बोलता हूँ कि मैं हीरो हूँ. मैं जो हूँ मुझे वही रहने दीजिए. और मुझे गर्व है जो भी मैं हूँ. मैंने यह भी बताने की कोशिश की मैं किस तरह पीड़ित हूँ. मेरे खिलाफ कार्य किए गए अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ ही. सबसे पहले गैप यह है कि यह पूरा घोटाला है, या आप इसे जिस भी नाम से बोलो. यह अनियमितता किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के समूह द्वारा नहीं किया गया है. यह पूरा बिजनेस है. हाल ही में यह सामने आया कि यह बाजार का सिस्टम है. 80% से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आरबीआई विनियमन के तहत रही है. और आश्चर्य की बात यह है कि आरबीआई ने कबूल किया है कि उसे इन सब की पिछले 1 साल से अधिक समय से जानकारी थी. अगर वे इसे बदल नहीं सकते, जो बैंक जो प्राधिकरण तय कर रहे थे, जिनका बाजार में अधिक हिस्सा है, ब्रोकर तो बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है. मुझे उनसे कोई ऑफिशियल संचार नहीं मिला है. किसी ने समाचार पत्रों में एक कहानी का उल्लेख करते हुए कहा था कि वे मुझ पर मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं. ओके, फाइन. इससे पहले कि वे जनौकेरामन समिति की रिपोर्ट जारी करें, उन्हें जवाब दें. मैं यह कहूँगा कि मीडिया हर समय जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है. और मैं कह सकता हूँ कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में हुआ क्या है. हर कोई अपने तरीके से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है और व्यक्त कर रहा है. अगर मैं सारी खबरें पढ़ूं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि वास्तव में क्या हो रहा है. इसलिए मुझे नहीं पता कि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन से आम आदमी को क्या लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि आज मैं इस मामले में बात करने की स्थिति में नहीं हूँ. यह और कन्फ्यूशन पैदा करेगा, क्योंकि अब फैक्ट नहीं रह गया है. इसका बैकग्राउंड बनाया गया है. इसलिए यही बेटर रहेगा कि मैं अपने पार्ट को रिजर्व रखूँ. मैं कह सकता हूँ कि भारत वैश्विक विनिमय पर स्टॉक के आसपास है. और यह सब संकेत है कि एशियाई बाघ बाहर आ रहा है. इट्स ओनली अ मैटर. मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर को सलाह नहीं दे रहा. मैं हमेशा इन्वेस्टर के बारे में बोलता हूँ. इन्वेस्टर्स, इफ़ यू गो ऑन ईवीएन एवरेज आउट इंडेक्स बसेस ऑल्सो सब्सटीन मनी. और इसके लिए किसी भी स्पेशलिस्टिन या विशेष अप्रोच की भी ज़रूरत नहीं है. यह सिर्फ मेरा व्यू नहीं है,
बाय द टाइम मॉर्गन स्टेनली ने भी डिक्लेयर किया है कि इंडिया कैसे पोटेंशियल है। मैं इस मार्केट से हूँ और मैंने इसे नज़दीक से देखा है। आई फील हमारे पास सबसे बड़ा पोटेंशियल बाज़ार है। They've become more sensible. I mean, Harshad Mehta out or in has got nothing to do with stock prices. I mean, you can't overreact. They know that if I am in a position to buy or sell shares, I can do it being behind the bars. And if I am not able to do it outside because I am still right now bound by so many regulations and systems. Get that 5 stocks out of me so easily, you have to pay the price for it. मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कोई टकराव नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ फैक्ट को देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे बाहर नहीं लाया है एक्सेप्ट केवल 2 या 3 जर्नलिस्ट जो इसे बाहर लाए हैं। अगर मैं तथ्य देता हूँ तो इसका प्रभाव बाजार में होगा। और अगर मैं मदद कर सकता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को सच्चाई का पता लगाने में मदद करना चाहता हूँ, जिससे जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो हटाए जा सके। और यह एक बुनियादी तथ्य है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। विशेष रूप से सीबीआई के साथ मेरा अनुभव कठिन रहा क्योंकि सीबीआई के इतिहास में भी इतना लंबा इंट्रोगेशन किसी का नहीं हुआ होगा। वो दावा करते हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड है। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ पीपल, उनकी 65 जनों की टीम होगी। 65 से 70 जनों ने मुझसे इंट्रोगेशन की, अलग अलग टाइम में, अलग अलग स्टाइल में, डिफरेंट मेथड। एवरीबडी हैज़ ओन स्टाइल एंड वे सब दावा कर रहे थे कि वे इंफॉर्मेशन निकालने में सक्षम है। एक तरह से उन सब में कंपटीशन चल रहा था कि मुझसे इंफॉर्मेशन सबसे पहले को निकालेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दूसरी तरफ मैं था। मैं यह कह सकता हूँ कि वो सब मेरे ऊपर एक मेंटल प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन ये बहुत डरावना था। ये इंट्रोगेशन बहुत लंबा था। 500 पेज का इंट्रोगेशन, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ पेपले, लगभग 65 से 70 जन, और बहुत दिन। कितने दिन ये मुझे आपको को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ इट, मैं सोच रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू कर दूँ खुद से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया था।